जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एनडीए 2021 की जो सीरीज़ हम लोग रन कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग पहुंच गए हैं 46 नंबर के सवाल पर और आज हम डिस्कस करेंगे अगले सवाल जो कि स्टार्ट हुए हैं 46 से। देखिए बच्चों, बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन। आज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बच्चों, बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में और जब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आप आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। चलिएगा बच्चों 46 पे चलते हैं और देखते हैं। तो 46 में जो सवाल आपसे पूछा गया बच्चों, वो सवाल एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल ऐसा है, ये देखने में बहुत आसान लगता है बच्चों, पर ये बात समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट कोशिश करेंगे कि आपसे बने कि कंसीडर द डिजिट, आपको डिजिट जो है वो कंसीडर करना है बच्चों। और डिजिट कितने हैं? 3, 5, 7 एंड 9, बस ये डिजिट है, ठीक है। ये 4 डिजिट आपके पास है। इन 4 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट में व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। देखो हमारे पास है कितने डिजिट? 4 डिजिट हमारे पास है। 4 डिजिट जितने जो है वो हमारे पास है बच्चों, बट जो नंबर हमको बनाना है वो 5 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट? 5। इसका मतलब कितने बॉक्स बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनेंगे बच्चों, क्योंकि 5 डिजिट का लेटर बनाना है। पर आप एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, नंबर तो 4 है और 5 डिजिट का हमें क्या बनाना है? डिजिट के नंबर बनाने हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इन चारों में से कोई एक नंबर रिपीट होगा, तभी तो हम 5 बॉक्स भर पाएंगे। अदरवाइज 4 नंबर से 5 बॉक्स को हम कैसे फिल करेंगे, ठीक है। सो इस हिसाब से हम क्या बोल रहा है आगे वो कि वाई दीज डिजिट इन विच ईच ऑफ दीज 4 डिजिट अपीयर्स, है ना। हर मतलब ऐसा नंबर बनाना जिसमें ये 4 के 4 डिजिट ही रहे। तो देखिएगा 5 डिजिट का अगर आपको नंबर बनाना है बच्चों, तो 5 डिजिट के नंबर को आप कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 5। और उसमें समझ लो ये वाला जो 3 है, ये अगर ये 3 रिपीट हुआ, क्योंकि देखो 4 बॉक्स को तो ये 4 नंबर फिल कर देंगे, पर एक बॉक्स हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि हमको तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो फिर इन चारों में से कोई एक नंबर रिपीट होगा। इसका मतलब वो नंबर जो रिपीट होगा, समझ लो 3 रिपीट हो गया, तो कितनी बार रिपीट हो जाएगा? एक बार तो ये आगे आ ही जाएगा, इसके बाद एक बार और आएगा, तभी तो 5वें नंबर का बॉक्स फिल होगा। तो हो सकता है कि ये 3 रिपीट हुआ हो, तो अगर 3 रिपीट होगा तो एक बार यहां आ चुका होगा 3, एक बार और इधर आएगा इस जगह पे, तो 3 कितनी बार रिपीट हो गया? 2 बार। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होता है बच्चों, हम किससे डिवाइड करते हैं? फैक्टोरियल 2 से। ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान से समझिए। 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो फैक्टोरियल 5 बेस से बनेगा, बट हमारे पास 4 ही डिजिट हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। सपोज मैंने मान लिया कि 3 रिपीट होगा, तो 3 एक बार ऑलरेडी पहले आ चुका है, एक बार बाद में रिपीट होगा, तो कितनी बार रिपीट हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। और जब कोई डिजिट 2 बार रिपीट होता है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर बन जाएगा, मतलब पिक्चर खत्म हो जाएगी, अगली पिक्चर चालू होगी, इसलिए बीच में प्लस आएगा। फिर से 5 डिजिट का नंबर रिपीट होगा, बट अगली बार फिर से फैक्टोरियल 2 आएगा। उसका रीजन क्या है कि अब 5 रिपीट हुआ होगा, सिमिलर वे में 5 रहेगा। 7 रिपीट हुआ होगा, सिमिलर वे में यहां तो 5 ही रहेगा, बट अभी 9 2 बार रिपीट हुआ होगा, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसल, ये हो जाएगा 5 के 20 दिया 60 इंटू 4, ये हो जाएगा 240। तो आंसर कितना जाएगा बच्चों? 240। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अगर आपको जरा ये वाली प्रॉब्लम हो रही हो कि सर हम ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 5 डिजिट का नंबर चाहिए और हमारे पास 4 डिजिट है,
और बोल रहा है कि 5 डिजिट के नंबर में इन नंबर को हटा के कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको इन्हीं में से किसी एक नंबर को रिपीट करवाना पड़ेगा, और जब वो रिपीट होगा तो ऑलरेडी वो पहले तो आ चुका है, पर एक बार और आएगा तो कितनी बार आएगा, वो 2 बार आएगा, और अगर वो 2 बार आएगा तो हर बार 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो केस है उसमें समझ लो 3 रिपीट हुआ है, इसमें 5 रिपीट हुआ है, इसमें समझ लो 7 रिपीट हुआ है, और इसमें क्या रिपीट हुआ है बच्चों, इसमें 9 रिपीट हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 240। चलिए अब मैट्रिसेस से सवाल पूछा गया 47 में बच्चों। 47 में क्या पूछा गया, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट विथ ऑल 4 एंट्रीज। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स यहां बनाई है आपने, वो पूछ रहा है ऐसी कितनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट होंगी, आप ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना लोगे जिसमें एंट्रीज कितनी है, 4 एंट्रीज, मतलब 1 2 3 4, ऐसी 4 एंट्रीज बननी चाहिए। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसकी हर एंट्रीज जो है वो 1 हो या 2 हो। इसका मतलब मुझे जो मैट्रिक्स बनानी है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे 2 by 2 रखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा और 4 एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, इसका मतलब मुझे ऑर्डर कितने बाय कितने का रखना है, 2 by 2 का ऑर्डर रखना है। इट मीन्स ये हो गया बेटा कि एक एलिमेंट इधर बैठेगा, एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट इधर, पर यहां वही एलिमेंट आएंगे बच्चों जो 1 होंगे या 2 होंगे। मतलब इस वाले सेट में से ही एलिमेंट को पिक करना और यहां फिल करना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो प्लेस है, इसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो या तो आप इसकी जगह पे 1 रख सकते हो, या इधर क्या रख सकते हो बेटा 2। सिमिलरली वे में ये वाला भी या तो 1 आएगा इधर, या क्या आएगा 2। ये वाला प्लेस भी बच्चों क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा 2। ये वाला प्लेस भी क्या आएगा, या 1 आएगा बच्चों, या क्या आएगा 2। मतलब हर बॉक्स को आप कितने वे में फिल कर सकते हो, सिर्फ 2 तरीके से फिल कर सकते हो, या तो 1 रख दो या 2 रख दो। तो कितने प्लेस होगा बेटा, प्लेस तो हमारे पास 4 है, मतलब पहला प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2। अगले प्लेस को कितने तरीके से, 2। अगले प्लेस को 2। अगले प्लेस को कितने तरीके से, 2। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता है 16। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो जिसकी एंट्रीज सिर्फ 1 और 2 में से कोई नंबर हो, तो ऐसी 16 आप मैट्रिसेस बना सकते हो। 2 by 2 की ऐसी 16 मैट्रिसेस बन सकती हैं बच्चों जिनकी एंट्रीज हमेशा या तो 1 रहेगी या 2 रहेगी। और बनाया कैसे मैंने, वो आपके सामने लिखा है ना। चलिएगा, आई थिंक क्लियर होगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि हर बॉक्स को, हर जगह, हर प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो बच्चों, 2 तरीके से फिल कर सकते हो, जिसमें या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो हर एक बॉक्स कितने तरीके से फिल हो रहा है, 2 तरीके से। कितने बॉक्स है हमारे पास, 4। कितने तरीके से फिल हो जाएंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना है, 16। तो आंसर कितना आ गया, 16। चलो, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछा गया, z बिलोंगिंग टू, देखो i क्या लिखा है, इफ i बराबर लिखा है √/-1 जो हमें पता है, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2n, और जो n है बच्चों वो लिया गया है किससे, z से, मतलब इंटीजर से लिया गया है। बोल रहा है ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो। ठीक है, कितनी मैट्रिसेस, सॉरी वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने, ये वाला जो i की पावर -2n है, ये कितनी ऐसी वैल्यू ले सकता है, 1 2 4 या फिर इनफाइनाइट। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं कहां से, ये जो आयोटा लिखा है इसको लिख सकता हूं मैं r cos थीटा प्लस r i sin थीटा के फॉर्म में। अगर आयोटा को देखकर समझोगे तो इसके लिए r = 1 है बच्चों, और जो थीटा है वो π/2 है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा, और 0 प्लस आयोटा एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस आयोटा में इसका जो मॉड z है, मतलब जो r है वो 1 है बच्चों, और इसका जो थीटा है वो π/2 है। थीटा मीन्स इसका आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट कितना है, π/2 है। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर i का, मतलब 0 प्लस i का, या फिर बच्चों क्या बोलूं सिर्फ i का जो पोलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा cos π/2, और इधर आ जाएगा प्लस आयोटा sin π/2, इस तरीके से। और इस आयोटा की पावर कितनी लगा दी बच्चों, -2n, तो यहां पर भी हम cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, इसकी पावर भी हम कितनी लगा देंगे बेटा, -2n लगा देंगे। तो अब बाय यूजिंग डी मोवियर थ्योरम ये पावर कहां, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो इधर आ जाएगा -2n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, और इधर आ जाएगा साइन -2n पाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा cos माइनस थीटा, ऑलरेडी cos थीटा होता है तो ये n पाई आएगा, प्लस ये हो जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आयोटा साइन n पाई, और n पाई पे ये क्या हो जाता है, n पाई पे 0 हो जाता है। तो फाइनली बचा ही कितना है, cos n पाई। अब cos n पाई की वैल्यू देखो, n कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, n बिलोंग कर रहा है z में। तो जब n अगर z में बिलोंग कर रहा है तो आप भी जानते हो कि अगर n का वैल्यू इवन होगा, मतलब ये वाला एंगल देखना, cos के केस में बताते हैं, cos n पाई, अगर मैंने n का वैल्यू 1 रखा तो ये हो जाएगा cos पाई, और n का वैल्यू 2 रखा तो ये हो जाएगा cos 2 पाई। पर cos पाई कितना होता है हमारा -1, और cos 2 पाई कितना होता है 0, तो ये कितनी वैल्यू देगा -1, अरे सॉरी cos 2 पाई कितना होगा 1, तो ये कितनी वैल्यू देगा -1 या +1। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, n पर, क्योंकि इस सारा सॉल्व करने के बाद सिर्फ बचा ही क्या है, cos n पाई, और cos n पाई के हिसाब से ये या तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, n पे। n कहाँ है, सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब ये कि ये जो आंसर आएगा इसका वो 2 वैल्यू देगा, एक -1 और एक +1, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है बच्चों, देखने में बहुत आसान लग रहा है पर इसकी कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी होगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे समझिएगा। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों तो x का वैल्यू ये लिखा है, y का वैल्यू ये लिखा है, और z का वैल्यू ये रखा है। आप चाहें तो और भी अलग अलग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तरीके का मैं बताऊं वैसे ही आप करें। अगर आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन पता है आप वो भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है अपने आप पर कि आप किस तरीके से उसको इजी कर सकते हैं। तो मुझे एट अ टाइम देखकर यही समझ में आता है कि अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट की बच्चों वैल्यू निकालनी है, और इसमें देखो 3 वन है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले डिटर्मिनेंट में कोशिश करते हैं कि 2 जीरो बना पाए। ठीक है, तो मैं यहां पर वही काम करूंगा बच्चों। इस डिटर्मिनेंट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं R1 में से माइनस कर दूंगा R2 को और चेंज कर दूंगा R1 को, और फिर बच्चों में R2 में से माइनस कर दूंगा R1 को, R2 को, R3 को, और चेंज कर दूंगा R2 को। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से, ये 0 बन जाएगा, ये -x -1 बन जाएगा, ये x + y बन जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो 0, 1 - z हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -y -1, और इधर बचा रहेगा 1 z और 1, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो बाय एक्सपांसन, मैं एक्सपांसन करूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये और ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, और इधर इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो मुझे मिला क्या, -x -1, इधर मिला 1 - z, इधर मिलेगा मुझे x + y, और इधर मिला बच्चों मुझे -y -1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई होने के बाद x - 1, अच्छा ये प्लस, ये हो जाएगा यहाँ से x + 1, और ये हो जाएगा y + 1, और बच्चों यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा 1 - z, और ये हो जाएगा x + y। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x बाय प्लस x + y + 1, बच्चों ये हो जाएगा -x और -y + zx और +zy। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, कहीं 1 दिख रहा है क्या अपन को, नहीं दिख रहा है। बचा क्या बच्चों, यहाँ से बचा x बाय +1, और इधर से बचा अपना zx + zy। ठीक है, ये, और अब मैं यही बोलूंगा कि जैसे ये वाली वैल्यू आई तो अब आप एक काम करिएगा, एक्स वाई का वैल्यू आपके पास देखो ये डला है, एक्स का वैल्यू भी दिया है, वाई का वैल्यू भी दिया है, जेड का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0। आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने वैल्यू क्यों नहीं रखी, बिकॉज बेटा अगर मैं इसमें ये वैल्यू रखता, ये वाली वैल्यू यहाँ रखता, तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है ना, एक कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि एक्स वाई लिखा है, आप एक काम करिएगा, जैसे ये बच्चों जैसे क्या लिखा है, ये एक्स वाई लिखा है, तो आप एक काम करना, आप ये काम करना कि x ये रहा और y ये रहा, तो पहले आप अलग से x y निकाल लीजिए, a/b - c इंटू b/c - a।
जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बच्चों सी माइनस ए, करेक्ट। इसके बाद बच्चों आपको जेड एक्स निकालना है, तो जेड एक्स निकाल लीजिए। जेड एक्स कहाँ है, ये जेड है और ये एक्स है, तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी माइनस सी और ए माइनस बी, करेक्ट। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, जेड वाई निकालना है, तो जेड वाई ये रहा, ये आपका जेड वाई हो जाएगा बी सी अपॉन सी माइनस ए और ए माइनस बी। अब ये सारा वैल्यू है आप उठा के यहां रख दीजिए और डिनोमिनेटर से वो कुछ कॉमन आ गया तो कॉमन लेना, तो आपसे आंसर कितना बनेगा, आपसे 0 बनेगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस है इसलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बट आइडिया बिल्कुल ये है। तो बेसिक से आप करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 आंसर इसका आपके सामने आ जाएगा। चलिएगा फिर चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा बच्चों क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में आपको जो कंडीशन दी है बच्चों वो बतानी है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, बोल रहा है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। आप बताइए जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है वो तब एग्जिस्ट होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों नॉन जीरो है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब आप एक काम करिए, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है बच्चों तो इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, चलेगा। सॉल्व करते हैं 1, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो 1 1 1 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे सभी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो हम चलो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाए। ये चलो ठीक है, इससे 0 इससे 0 गया, फिर 1 आएगा, ये छुपेगा, ये 0 पूरा 0 होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि a की पावर 3 क्या a के बराबर है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है बच्चों, है ना। तो चलिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, a स्क्वायर निकालता हूं, तो a स्क्वायर जो होता है वो a इंटू ए हो जाएगा बच्चों। यहां जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और इधर भी आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर 1 1 1 तो 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो सीधी सी बात है बच्चों, ए स्क्वायर कितना आ गया 3 3। अब आप एक काम करिए, इस ए स्क्वायर को लिखे रहने दीजिए और यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेते ही 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मिलेगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए। दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी यहां से मिल गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब जरूरत सिर्फ किसकी है बच्चों, मुझे जरूरत सिर्फ इसकी है कि वो a की पावर 3 करवा रहा है और बोल रहा है कि a की पावर 3 जो है वो a के बराबर है। हमने यहां से 3 कॉमन ले लिया तो वापस से ये a बन गया, मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a हो गया, और 3a ये लिख दिया, मतलब ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर का ऑप्शन, तीसरे नंबर का स्टेटमेंट हमको मिल गया। तो यहां से 2 स्टेटमेंट तो सही हो गए बच्चों। अब हमको a की पावर 3 का देखना है, तो देखो a स्क्वायर तो ये आ गया है, मैं एक काम करता हूं, इस a स्क्वायर में एक बार a का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो फाइनली पूरा नहीं करूंगा बच्चों, एक ही स्टेप में समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होगी, आएगा या नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई जब करोगे बच्चों इस पूरे का तो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, सब में 9 9 आएगा बच्चों, सब में कितना आ जाएगा 9 9। अब सब में अगर 9 9 आया तो आप 9 9 कॉमन लोगे, तो आपने 9 कॉमन लिया, तो 9 a के बराबर आएगा बच्चों, ना कि a के बराबर आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत आसान था सवाल, ज्यादा सोचने वाला नहीं था। तीनों ऑप्शन मैंने इस तरीके से हैंडल किए, तो इस हिसाब से पहला और तीसरा आंसर सही है, पहला और तीसरा आंसर सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आंसर सही है, मतलब ऑप्शन जो है, जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी गलत हो गए बच्चों। तो ये 50 का तरीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिएगा डायरेक्शन पे चलते हैं। सर्किल वाला सवाल है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा अपन से, पर ठीक है अपन डील करेंगे, ठीक है। चलिएगा क्या बोल रहा है, डायरेक्शन है बच्चों की, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट
2 आइटम्स डेट बिलो, मतलब 2 सवालों के लिए यही है ना बच्चों। क्या लिख रहा है कि अ सर्किल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, अच्छा एक सर्किल है जो पॉइंट 5 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 9 और 2 1 से पास हो रहा है। फिर पूछा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सीधी सी बात है बच्चों, आप एक काम करिए, अगर आपने इसकी सर्किल की इक्वेशन बना ली, अगर आप सर्किल की इक्वेशन बना पाते हो बच्चों, तो आपको उस सर्किल से सेंटर आप आराम से फाइंड कर सकते हो। और डायरेक्शन वाला है तो मैं चाहता हूं कि एक डायरेक्शन और देख लें कि वो क्या बोल रहा है। अगले सवाल में देखो बच्चों उसने क्या पूछ लिया है, उसी सवाल का ये सेकंड पार्ट है कि उसने रेडियस के बारे में पूछा है। तो देखो रेडियस भी पूछ रहा है और सेंटर भी पूछ रहा है, तो अलग से हम लॉजिक ना लगा के एक ही काम करते हैं बच्चों कि हम सर्किल की इक्वेशन बना लेते हैं। अगर सर्किल की इक्वेशन हमारे पास आ गई तो उससे हम सेंटर भी निकाल सकते हैं और उससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूं, एक ऐसी सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं जो 3 पॉइंटों से पास होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, एलिमिनेट करेंगे बट हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिएगा बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, है ना, क्योंकि एक ही सवाल में 2 वैरायटी 2 सवाल है, रेडियस पूछी है, सेंटर पूछा है, तो सॉल्व करते हैं उसको। चलिएगा, हाँ जनरली हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, ये वाली प्रोसेस तो सबको रटी होती है कि एक सर्किल की इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है वो 2gx प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो किससे पास हो रही है, 5 माइनस 8 से पास हो रही है, तो उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो 5 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ रखूंगा तो 10x हो जाएगा, मतलब 10g हो जाएगा, 8 यहाँ रखूंगा माइनस 16f हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये 25 8 या 64 हो जाएगा बच्चों, प्लस 10g हो जाएगा, 16f हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिएगा, ये इसको जमा के लिखता हूं तो 10g हो जाएगा बच्चों, माइनस 16f हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, 5 4 9, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 और 2 8, 89 इज इक्वल टू 0। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरी वे में क्या करूंगा बच्चों में, अब 2 और 9 से सेटिस्फाइड कराऊंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 रखूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 रखूंगा, ये कैलकुलेशन है इसलिए मैं स्पीड में करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन आपको आती है इसलिए थोड़ा फॉरवर्ड में हम करेंगे। तो यहाँ 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 9 रखूंगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने x की जगह 2 रखा तो माइनस 4g हो गया बच्चों, यहां f की जगह मैंने 9 रख दिया तो 18f हो गया, 18f हो गया, यहां हो गया c इज इक्वल टू 0। तो फाइनली बच्चों ये आ जाएगा 4g प्लस 18f और प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों 85 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 3rd नंबर की इक्वेशन और निकाल लेते हैं। 2 1 से पास करवाते हैं बच्चों, यहां 2 रखेंगे तो 4 आएगा, यहां रखूंगा तो 1 बाय रखूंगा बच्चों, यहां आ जाएगा 4g, यहां आ जाएगा हमारा 2f और यहां आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 3rd। चलिएगा, अगर ये बन गया तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन ने क्या करना है, बारी बारी से कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट लिखी है 10g माइनस 16f प्लस c इज इक्वल टू 8 इज प्लस 89 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 देखो तो मैं लिख दूंगा इसको माइनस 4g होगा ना इक्वेशन, माइनस 2 दूनी 4, हाँ माइनस 4g। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 18f प्लस 18f प्लस c प्लस 85 इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व करने गया तो इसको माइनस को प्लस किया, ठीक है, और माइनस ये प्लस था तो माइनस किया, c से c कैंसिल हो जाएगा बच्चों और यहां से भी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये c से c पूरा कैंसिल हो गया, 89 में से 85 गया बच्चों, 89 में से 85 गया तो 4 बचा, 16 और 16 ये क्या हो जाएगा बच्चों 18, और रुको कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है माइनस करने से, हाँ ओके, नहीं अगर मैं इस वाली इक्वेशन लेता तो ज़्यादा इजी हो जाता बेटा, देखना अगर मैं इसको लेता तो, क्योंकि ये कितना लिखा है 4g प्लस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल 0, शायद इसको लेने से आसानी होती क्या हमको माइनस करने में, हाँ हो जाती है आसानी। ठीक है, इसके साथ डील करता हूँ बच्चों, तो 10g माइनस 16f प्लस c और 89, फायदा होगा कि नहीं, अरे नहीं हो रहा यार बच्चों, फायदा कुछ नहीं हो रहा, वो तो पूरा ही करना है, आप टेंशन ना लें। चलिएगा, तो आप यही लिखिएगा, फायदा कुछ नहीं है, उस कंडीशन को यहाँ लिखिएगा बच्चों,
10G, फिर से लिखता हूँ सॉरी, 10G माइनस 16F प्लस C प्लस 89 इज इक्वल टू 0। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 4G प्लस 18F प्लस C प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों प्लस, ओके, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल बच्चों, यहां से मिलेगा 5 और ये हो जाएगा 14G और ये हो जाएगा बच्चों 18 और 2 20, ठीक है, 30 34 34 हो जाएगा ये, प्लस माइनस 34 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 34F प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे सामने कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों, ये हमारे सामने जो इक्वेशन निकल के आई है वो आ गई है 14G माइनस 34F प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और तो ये कैंसिल होने से रहा कहीं, ठीक है, 89 से 85 यही जाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन आ गई, तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। हाँ, अब अपन एक काम करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं 2 and 3 को और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो एक इक्वेशन वहां से मिलेगी अपन को, ठीक है। चलिएगा, तो कहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4G प्लस 2F प्लस C प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से ये वाली इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है, माइनस 4G प्लस 18F प्लस C प्लस 85 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं माइनस कर दूंगा इसको, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल बच्चों, यहाँ से माइनस 80 मिलेगा और ये देखो घट जाएगा तो माइनस का 16 और बच्चों ये हो जाएगा 4 8F, ठीक है। आप चाहो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8, ठीक, ये हो जाएगा G माइनस 2F माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई बच्चों ये, ठीक है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा G, ठीक है। और जब G की वैल्यू उठा के आप यहां रखोगे किसी एक इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा F, ठीक है। तो G और F, अब आपको क्या, मैं वही बोल रहा था कि सवाल बहुत ही बड़ा है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 14G माइनस 34F प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये कितना लिखा है बच्चों, G माइनस 2F माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आप क्या लगाओगे बच्चों, एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगा के जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको G मिलेगा और F मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो एक इक्वेशन जस्ट इससे पहले हम लोगों ने लिखी थी, शायद ये वाली जो भी इक्वेशन जो लिखी थी, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिखी थी, जो इससे पास हुई थी, हमने लिखा था 25 8 8 64 और प्लस 5 दूनी 10 10G 8 दूनी 16F प्लस C इज इक्वल टू 0, ये लिखा था। तो जब G और F यहां से मिल जाएगा तो वो G और F मिलेगा, वो हमको ये D वाला ऑप्शन मिलेगा, माइनस 58 और माइनस 24। तो G का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 58 और F का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 24। तो यहां से G और F मिल जाएगा। तो रेडियस अगर आपको चाहिए बच्चों, सॉरी, अब आप ये G और F उठा के यहां रख देना, तो C का वैल्यू आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, G का वैल्यू आ गया, F का वैल्यू आ गया और C का वैल्यू आ गया। अगर ये तीनों वैल्यू आ गई तो बच्चों आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या होती है, G स्क्वायर F स्क्वायर और माइनस C। तो जब रेडियस निकालोगे तो अगले वाले सवाल में आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है बच्चों। तो अगले वाले सवाल में रेडियस कितनी आ जाएगी, जब निकालोगे तो जो रेडियस आएगी वो 60 से बड़ी आएगी आपकी। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब मैंने इसको इसलिए स्किप किया है इस कैलकुलेशन को बच्चों की R का मान कितना आ जाएगा, 60 से बड़ा जाए, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको कंफ्यूज करेगी, जबकि ये तो काफी पे होने वाली चीज है। मैं आपको आइडिया फिर से एक बार बता देता हूं। हमने क्या किया बच्चों, सर्किल की इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर 2 पॉइंटों से इसको पास करवाया, अगले पॉइंटों से पास करवाया, अगले पॉइंटों से पास करवाया। इससे हमको क्या मिल गई, 3 इक्वेशन मिल गई, GFC 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 में 3 इक्वेशन मिली। हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया और हमको यहां से G और F में एक इक्वेशन मिल गई बच्चों। इन दोनों को सॉल्व किया तो एक इक्वेशन कहां मिल गई, G और F में। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें किसका वैल्यू मिला बच्चों, G का वैल्यू मिला और F का वैल्यू मिला। और G और F की वैल्यू उठा के बच्चों हमने किसी एक इक्वेशन में रख दी, जहां पर G
F और C था, तो G का वैल्यू रखा, F का वैल्यू रखा, तो C का वैल्यू मिल गया। और जैसे ही बच्चों मुझे C का वैल्यू मिला तो इस सवाल में उसने पूछा कि R का वैल्यू क्या होगा, तो R निकालने का फार्मूला होता है बच्चों G² प्लस F² माइनस C। तो इस वाले फार्मूले से मैंने R निकाला जो कि क्या होगा 60 से ग्रेटर आएगा, है ना। तो बिल्कुल प्रोसेस है, हर बच्चे को ये प्रोसेस आती है, सर्किल की इक्वेशन निकालते आपको 12th क्लास में सिखा दी जाती है। तो इस तरीके का सवाल था, अगर बच्चा इसको एनडीए में करता तो बहुत समय भी लगता बच्चों और टाइम ले जाता, पर 2 सवाल कर पाता वो, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने से थोड़ा बचना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको तब करना है बच्चों जब लास्ट टाइम बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 2 क्वेश्चन की जरूरत है और इसको मैं श्योरली कर सकता हूं, तो आपको इसको टाइम देकर करना है। आपको पहले नहीं करना है, क्योंकि आप करेंगे गलती से भी अगर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं आया, तो टाइम भी चला जाएगा और आप हार जाएंगे। इसलिए ऐसे बड़े बड़े सवालों को आपको नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, सिलेक्शन उनका होता है जो ये समझ लेता है कि कौन से क्वेश्चन को डील करना है और किस तरीके के क्वेश्चनों को हमको हटा देना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप इस छोटे से सवाल को समझ गए होंगे। कैलकुलेशन को स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि वो बड़ी कैलकुलेशन है। आप अगर इत्मीनान से कॉपी पे करेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा। पैटर्न पूरा समझा दिया बच्चों मैंने कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की थी। चलिएगा 53 पे चलते हैं। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। क्या लिखा है कि द 2 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 2 2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। अब एक क्वाड्रेंट कितने लिखे हैं बच्चों, 0 0 लिखे हैं, तो चलो इसके 0 0 मान लेते हैं। और इसके क्वाड्रेंट कितने हैं 2 2, तो इसके 2 2 मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइडों की लेंथ बराबर होगी। इसके क्वाड्रेंट कितने मान लेते हैं बेटा, x, y मान लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट 1 इरेशनल कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप ये जो निकालोगे, मतलब बच्चों आप ये जो निकालोगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, उनमें से कोई एक x या एक y कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें तो बच्चों x और y मतलब इसका थर्ड नंबर का वर्टेक्स निकालना है। अगर थर्ड नंबर का वर्टेक्स में कोई भी एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट बच्चों इरेशनल आता है तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बोला है कि द एरिया इज इरेशनल। और बच्चों अगर मेरे पास वो थर्ड नंबर का वर्टेक्स आ गया तो बाय यूजिंग फार्मूला किसका, एरिया निकालने का फार्मूला डिटरमिनेंट वाला हम लगा देंगे, तो उससे जो एरिया आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो इरेशनल फॉर्म में आ रहा है या रेशनल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दोनों ऑप्शन को सही करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स निकालना है। और वर्टेक्स निकालना बड़ा आसान है बच्चों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनकी साइड आपस में बराबर होती है। तो इन दोनों की ये वाली बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस निकालता हूं मैं ए बी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 दूनी 4, देखो 2 माइनस 0 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो 2√2 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी 2√2। अब BC कितना होगा बच्चों आपका, BC हो जाएगा, ए बी निकाल लिया, BC निकाल लो, CA निकाल लो। BC कितना होगा बच्चों, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। अच्छा CA कितना होगा बच्चों आपका, x² प्लस y²। अब अगर बच्चों ये क्या है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB बराबर BC बराबर CA होगा। तो सबसे पहले इन AB इसको ले लो बच्चों और फिर इन दोनों को ले लेना, ठीक है। चलिएगा AB इज इक्वल टू BC कर दो, तो AB इज इक्वल टू BC कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर करते ही आपके सामने क्या आएगा, यहां से स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, करेक्ट बेटा। और BC स्क्वायर करोगे तो यहां आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, करेक्ट बेटा। एक इक्वेशन ये मिल गई अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू CA करेंगे। तो जब मैं BC इज इक्वल टू CA करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। अब BC स्क्वायर क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है, नहीं अपन एक काम करते हैं ना, 2 इक्वेशन बना लेते हैं, CA और ये ले लेते हैं, ये भी तो ले सकते हैं ताकि ये इक्वेशन बन जाए, ठीक है बच्चों। तो इसको और इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा मुझे, ये कर लेते हैं अपन, है ना। ये भी तो आपस में बराबर होंगी। इनका स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस y² मिलेगा और इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8। और इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 8।
चलिएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 8 रख सकता हूँ, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो -4 है, ये -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन निकल के क्या आ गई बच्चों मेरे सामने, जो इक्वेशन निकल के इसको सबको रब करता हूं मैं, और जो इक्वेशन निकल के आई मेरे सामने वो ये हो गई बच्चों। एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन मेरे सामने निकल के आई अभी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों मुझे, और मुझे वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, बाय का वैल्यू ले लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस एक्स, उठा के यहाँ रख देता हूँ बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सॉल्व करूंगा बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 8, ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब आप एक काम करिएगा बच्चों, अगर ये इस तरीके की वैल्यू आ गई है बच्चों, तो अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए। ठीक है, जब आप बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की लगाइएगा बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी है ना, ए का वैल्यू 1 है बच्चों और सी का वैल्यू -2 है, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा हमको x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4, अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, ये मिल जाएगा बच्चों x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 4 12, तो ये हो गया 12 बच्चों। ठीक है, 12 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x इक्वल टू मिलेगा बच्चों 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय, बस ये मिलेगा। तो यहां से ये क्लियर होता है बच्चों कि एक x का वैल्यू क्या आ गया, इर्रेशनल, मतलब दोनों x की वैल्यू कैसी आ गई बेटा, इर्रेशनल आ गई। और वो क्या पूछ रहा था कि द थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट 1, कम से कम एक इर्रेशनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो देखो एक इर्रेशनल कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरे से हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक इर्रेशनल कोऑर्डिनेट चाहिए था बच्चों, इसलिए हमारे सामने एक इर्रेशनल कोऑर्डिनेट आ गया। सो एक इर्रेशनल कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अच्छा अब आप एक काम करिएगा, अगर ये x का वैल्यू है तो x का वैल्यू उठा के कहां रखिएगा बेटा, यहां रखिएगा x का वैल्यू उठा के, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, इधर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस √3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 1 माइनस √3, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस √3। तो बाय वाला क्वाड्रेंट भी क्या आ गया, इर्रेशनल आ गया। इसका मतलब दोनों क्वाड्रेंट क्या है बच्चों, इर्रेशनल है। तो फाइनली ये हो गया कि जो सर्किल है, जो ट्रायंगल है बच्चों इक्विलेटरल, उसमें एक जगह 0 0 डला है, एक वर्टेक्स 2, है, और एक के दोनों जो वर्टेक्स हैं वो कैसे हैं, इर्रेशनल है। तो जब इसका एरिया आप निकालेंगे बच्चों, तो अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक भी वर्टेक्स इर्रेशनल हो जाता है तो उसका एरिया भी फिर इर्रेशनल फॉर्म में ही आता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है। इस कारण से बच्चों ये दूसरा नंबर का जो सवाल है कि द एरिया इज इर्रेशनल, ये भी ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो हमारे सामने बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ऑप्शन क्या हो गए हैं बच्चों, करेक्ट हो गए हैं, है ना, कि वर्टेक्स जो है वो भी कैसा रहेगा, इर्रेशनल रहेगा, और दोनों कोई ना कोई एक वर्टेक्स का किसी एक वर्टेक्स जो है उसका एक ऑर्डिनेट इर्रेशनल है बच्चों, और बाकी उसका एरिया भी कैसा आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, चलिएगा 54 पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज, अच्छा अरे रे हमने रफ कर दिया और उसको, चलिएगा ठीक है देखते हैं। रुको बेटा, एक काम करते हैं, क्या बोला उसने, क्या आपको याद है हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू शायद हमने निकाला था बच्चों 1, यहाँ 1 था शायद, प्लस माइनस √3 था बेटा, है ना। तो x की दो वैल्यू हैं, क्या है, एक 1 प्लस √3 और x की वैल्यू अगली क्या है बेटा 1 माइनस √3। अच्छा y क्या था बेटा हमारा, y इक्वल टू था हमारा 2 माइनस एक्स,
तो जब मैंने ये वाली x की वैल्यू यहां पुट करी बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाली वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो मिलेगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की जगह कितना रख दूं 1 प्लस रूट 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट 3 आ जाएगा। और अगर मैंने ये वाली वैल्यू रखी होती y की जगह पे तो कितना आता y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस रूट 3, तो ये हो जाता बच्चों मेरा, ये हो जाता 1 माइनस रूट 3 और ये हो जाता बेटा मेरा 1 प्लस रूट 3। ये तो अब वो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तो देखो अगर आप ये वाला लेते हो बच्चों कि आपने ये 1 प्लस रूट 3 ले लिया और आपने बाय का वैल्यू 1 माइनस रूट 3 लिया ऐसा, और अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, तो ये कट जाएगा और माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 नेगेटिव में आया। अब अगर बच्चों क्या करते आप, चलिए अगर आप ये और ये लेते बच्चों तो ये हो जाता 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, तो ये कट जाता तो आ जाता 2 रूट 3। इसका मतलब 2 रूट 3 आ रहा है और माइनस 2 रूट 3 आ रहा है। माइनस तो आपको दिख नहीं रहा है बेटा, 2 रूट 3 दिख रहा है क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस थे, इसलिए दोनों ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा बच्चों, और उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई साहब उनके जो ऑर्डिनेट और जो एब्सिसा आया है उनमें अंतर क्या है। क्योंकि हमारे द्वारा निकाला गया एब्सिसा क्वाड्रेटिक था, मतलब जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी, और अगर बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसके 2 आंसर आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बाय के भी कितने आंसर आए बच्चों, 2 आए। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जो डिफरेंस आया बेटा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, वो कितना आ गया 2 रूट 3। तो इस तरीके से ऑप्शन कितना हो गया बच्चों, 2 रूट 3 हो गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ता हूं। अब ये कौन सा सवाल है, ठीक है ये भी डायरेक्शन का है बच्चों, इसमें भी 2 डायरेक्शन है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं बच्चों इस तरीके से, और इसको नाम देते हैं A, B, C और D। और बेटा A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 1,3 दिए हैं, इसके दिए हैं -1 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बच्चों, 3,5 दिए हैं। हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना, समझ लो x, y के। अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। आपको इस डायगोनल, ये जो BD डायगोनल है इसकी इक्वेशन निकालनी है। अगर आपको BD डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो अगर x और y का वैल्यू आपको मिल गया, अगर x और y का वैल्यू अगर बच्चों आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपको इस डायगोनल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि डायगोनल है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो 2 पॉइंटों से पास हो रहा है, तो उसका आंसर होगा। अब देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी बच्चों, सबसे पहले मैं ये काम करने वाला हूं कि मुझे अगर इक्वेशन निकालनी है डायगोनल BD की, तो सबसे पहले बेटा मैं ये काम करूंगा, मेरा टारगेट ये कि मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं। अगर बच्चों मैं ये वाला पॉइंट निकाल पाया तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा जो इन दोनों पॉइंटों से पास होगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट। अगर ये लाइन 2 पॉइंटों से पास होगी तो उसकी इक्वेशन मैं फिर बना लूंगा, क्योंकि वो मेरे को आता है। तो मुझे काम क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट निकालना, और ये पॉइंट निकालने के पीछे रीजन कंडीशन क्या लगेगी वो देखो। ये पैरेललोग्राम है बेटा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो होता है वो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, इस डायगोनल के लिए भी इस डायगोनल के लिए भी। तो इन दोनों पॉइंटों से मैं ये मिड पॉइंट निकाल लूंगा। और मिड पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, m बराबर, जिसको मैंने मिड पॉइंट बोला, 3 + 1 x1 + x2, ऐसा लिखते हैं फार्मूला हम मिड पॉइंट निकालने का, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला बच्चों, m = 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2। तो मिड पॉइंट m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 और 5 3 8 4, ये लो। तो मिड पॉइंट कितना मिल गया बेटा हमको डायगोनल का, 2,4। अगर 2,4 डायगोनल का मिड पॉइंट है तो BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट यही होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे अब देखो, अब क्या बन गया, ये मिडिल पॉइंट बन गया बच्चों, और ये x y हो गया, तो इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x = x1 + x2/2। अब ये वाला x कहाँ है, ये रहा 2 बेटा, तो ये हो गया 2, x1 हमने इसको मान लिया x, और x2 किसको मान लिया, 1 को, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 = x + 1, तो x = कितना मिलेगा, 3।
उसी तरीके से बच्चों हमने y के लिए किया, y का फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y कितना लिखा है बच्चों 4, y1 कितना है y और y2 कितना है 2, डिवाइडेड y कितना 2, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू y प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू मिल जाएगा 6। तो हमको क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया हमको 3,6। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों 3,6। अब अगर मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि BD की इक्वेशन चाहिए, और BD क्या है, एक तरीके की लाइन है बच्चों जो किस पॉइंट से जा रही है, 2 पॉइंटों से पास हो रही है। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, चलो हम बनाएंगे y माइनस y1, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x माइनस x1, क्योंकि मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1, और इसको मान लिया बच्चों x2 और इसको मान लिया y2, और ये हो जाएगा x माइनस x1। अब ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2, y2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 में से जाएगा 2 तो 4, और 3 में से ये हुआ तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आंसर आएगा बच्चों x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस y, अरे कहीं मिस्टेक हो गई मुझसे क्या, 3,6 सही आया, y2 माइनस y1, तो y2 6 है माइनस 2 4, और 3 माइनस 1 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, और y1 है ना ये, और y2 माइनस y1 और x1, तो ये कितना आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 3। x माइनस y, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। ठीक है, कहाँ दिक्कत हो गई अपन से, कोई मिस्टेक कर गया शायद अपन, मिस्टेक हो गई एक आध, मिस्टेक हो गई, मतलब 3 और 1 4, मतलब ये 2, 5 और 3 8, मतलब ये 4। अब मिड पॉइंट है तो ये 2 रहेगा बच्चों, ये रहेगा अरे यार ये माइनस 1 था, तो ये x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, x माइनस 1, तो x इक्वल टू 5 आएगा। सिट, ये 5 रहेगा बेटा, है ना, ये 5 रहेगा, बस शायद ये मिस्टेक हुआ, ये 5 रहेगा। और अब मुझे y निकालना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y 4, ये हो जाएगा 2 प्लस y अपॉन 2, ये हो जाएगा 8, ये 6 ही आएगा। ठीक है, सही, ये मिस्टेक हो गई बच्चों। अब लाइन की इक्वेशन बना देते हैं, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 और बाई 2, y2 माइनस y1 तो 4, और x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बाय माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 3y, ये उधर आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कहीं फिर मिस्टेक हो गई है क्या अपन से, 2 जाए 2, 2x और 3 बाय और 3 दूनी 6, 8, 2x माइनस 3y प्लस 8, ये रहा ये वाली इक्वेशन। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने अब पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं, ये वाला सवाल था बच्चों, इसमें हमको वर्टाइसेस दिए हैं। देखिएगा जो पैरेललोग्राम हमने बनाया था, ये पैरेललोग्राम 1,3 था बच्चों, ये -1,2 था, ये 3,5 था, और ये आया था बच्चों 5,6। अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं और दोनों को प्लस कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इसका एरिया निकालता हूं, इसका एरिया होता है 1/2, फार्मूला x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। तो इसको मैंने मान लिया x1/1, इसको मान लिया x2/2,
और इसको मान लिया x3/3, चलेगा। मैं निकाल देता हूँ 1/2, x1 कितना हो जाएगा 1 -1 और 3, ये हो जाएगा बेटा 3 2 5, ये 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दूंगा बेटा तो 1/2 ये होगा तो 1 आएगा 2 -5, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना मिलेगा बच्चों 1/2, चलिएगा। ये हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -5, फिर आएगा -3, और इसको ये वाला और ये वाला रब करेंगे तो -1 -3, -1 -3 तो प्लस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको हटा देंगे तो -5 प्लस माइनस प्लस -5, 3 दूनी 6 -6, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, ये हो जाएगा -3, यहाँ से मिलेगा हमको 4 3 12 प्लस का 12, और यहाँ मिल जाएगा बेटा -11, ऐसा, तो यहाँ से मिलेगा 1/2, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 11 और 3 14 और 12 -2, तो ये हो जाएगा हमारा -1, पर एरिया पॉजिटिव होता है बच्चों इसलिए आ जाएगा 1। चलिए अब एक तो ये हो गया हमारा, अब अगला हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं मैं और यही फार्मूला अप्लाई करूंगा, मुझे पता चलेगा कि इसका एरिया कितना मिल गया 1। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा x1, इसको मैं x2 और /2 मान लेता हूं, तो 1/2 रहेगा, 1 1 1 ले लेता हूं, या x1 x2 ले लेता हूं, x1 है 1, x2 है 5 और ये है 3, y1 है 3, ये है 6, ये है 5, ये 1 1 1, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/2 ये गया यहाँ से 6 -5 हो जाएगा, -3 ये और ये कटेगा, ये हो जाएगा 5 -3 और ये जाएगा प्लस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा बच्चों 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलेगा 1/2 चलेगा, और 6 में से 1 जाएगा बच्चों तो 1 मिलेगा, 5 में से 3 गया 2 2 3 6 हो जाएगा, और 25 में से 18 जाएगा बच्चों तो प्लस का मिलेगा मुझे 2 7 ही मिलेगा, 25 में 5 नहीं 8 मिलेगा, हाँ 7 मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2 मतलब कट के 1, ये भी कितना आ गया बच्चों 1, चलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे। अब बेटा देखो 1 वो हो गया और 1 वो हो गया, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2 स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, इसलिए अगर वो नेगेटिव भी आएगा तब भी मैं उसको पॉजिटिव करूंगा, और आंसर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो पैरेललोग्राम बना था इसका एरिया बना गया, इसका एरिया बना गया, दोनों का एरिया मिलकर कितना हो गया बच्चों 2 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। चलिएगा चलिए हम कहाँ गए हैं इसी में, नहीं इस वाले सवाल पे आ गए 57 पे, ठीक है चलिएगा। हाँ 57 पे है ना, उसके बाद तो हमारा हो गया सवाल है ना, ये वाला हो गया, ठीक है 57 पे चल रहे हैं। क्या बोल रहा है बच्चों कि द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्रायंगल दिस 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 रिस्पेक्टिवली। चलिएगा तो हम क्या करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। अब ट्रायंगल में क्या है, ए बी की इक्वेशन दी है बच्चों x - 2 = 0, बी सी की इक्वेशन क्या दी है बच्चों y + 1, और सी की कितनी दी है x + 2y - 4 = 0। हमसे पूछा द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन ए सी। चलो हमें क्या बताना है बच्चों, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, ये अल्टीट्यूड है, ठीक है, जो बी से पास हो रहा है और इस पे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बनाएगा, करेक्ट चलेगा। अब मेरा आइडिया सुनिएगा बच्चों, अगर मुझे इस अल्टीट्यूड ये जो लिखा है इस अल्टीट्यूड की अगर मुझे बच्चों इक्वेशन निकालनी है, अल्टीट्यूड अगर मुझे इस अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो देखो मेरे को करना क्या है, एक ऐसी लाइन है जो बी से पास हो रही है, तो मुझे एक तो बी के पॉइंट मिल जाएं,
अगर मुझे बी का पॉइंट मिल गया, बी का वर्टेक्स मतलब बी वर्टेक्स मिल गया, तो मैं एक लाइन जो इस वर्टेक्स से पास हो रही है और किस पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मैं बना सकता हूं। या मैं ऐसा बोलूं कि ये जो अल्टीट्यूड है वो एसी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। अब बताओ अगर एसी की इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसके परपेंडिकुलर मुझे कोई लाइन बनानी है तो परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए इनके कोफिशिएंट चेंज करना रहता है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और माइनस 4 की जगह आ जाएगा प्लस का k इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अल्टीट्यूड की इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि ये अल्टीट्यूड की इक्वेशन बन गई, अल्टीट्यूड इस सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब ये वाला अल्टीट्यूड बी पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर मुझे बी पॉइंट मिल गया बच्चों तो डायरेक्ट मैं इस इक्वेशन को निकाल पाऊंगा। तो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट जो है वो ये वाली साइड और ये वाली साइड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट जो होंगे बेटा वो ये वाली और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो b के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों, 2 - 1 और 2 - 1 से होकर क्या जाएगा, अल्टीट्यूड पास हो रहा है। तो जब अल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो, 2 × 2 हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू आ जाएगा 4 और 5 माइनस का 5, उठा के यहां रखो तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया ये, ठीक है, अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ निकाल चुका हूं, अल्टीट्यूड की इक्वेशन भी निकाल चुका हूं। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है वो, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो बना है, अभी हमने जो ट्रायंगल बनाया था बच्चों, जो ट्रायंगल हमने बनाया था, ट्रायंगल बनाया था हमने ए बी और सी। यहां लिखा था बच्चों हमने x - 2 इज इक्वल टू 0, यहां लिखा था y + 1 इज इक्वल टू 0 और यहां इक्वेशन थी शायद x + 2y और -4 इक्वल टू 0। ऐसे बोला कि सरकम सेंटर बताओ। तो देखना, सब जब भी बेटा आपसे सरकम सेंटर के बारे में पूछे, मैं क्या चेक करूंगा, इस ट्रायंगल को चेक करूंगा। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल निकला बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही हमको सरकम सेंटर देखे जाता है। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, हाइपोटेनियस, और इसका मिड पॉइंट में निकाल लूंगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट अगर मैंने निकाला, इसका अगर मैंने मिड पॉइंट निकाला तो वही मेरा सरकम सेंटर हो जाएगा, है ना, सरकम सेंटर हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है बच्चों, मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है। देखो अब मेरा आइडिया क्या, पहले मैं चेक करता हूँ, ये वाली लाइन है, इस लाइन की स्लोप, जब मैं इस लाइन की स्लोप चेक करने गया तो y = mx + c के फॉर्म में अगर मैं देखूं, या मैं देखूं कि ax + by + c = 0 होता है, तो इस लाइन की स्लोप -a/b होती है बच्चों। तो -a/b से अगर मैं इसका देखूं तो इसमें a का वैल्यू तो है पर b का वैल्यू 0 है, तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई, इन्फिनिटी। जब मैं इसकी स्लोप निकालूंगा बेटा तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 0। ओके, इसकी स्लोप 0 आ जाएगी। और इन दोनों के बीच का अगर मैं एंगल निकालूं tan थीटा, कौन से फार्मूले से बेटा, इन्फिनिटी + 0 अपॉन इन्फिनिटी -0 अपॉन 1 + इन्फिनिटी × 0। तो फाइनली ये इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों, और यहां से मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होता है, tan π/2 पे होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, π/2। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का सामने वाला क्या बनता है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही मुझे क्या देके जाएगा बच्चों, सरकम सेंटर देके जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, सरकम सेंटर तो इस पे लाई कर रहा है बच्चों, और अगर इस पे लाई कर रहा है तो ये चारों पॉइंट में से जो सरकम सेंटर होगा वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जरा ये बताओ, x + 2y है, ये बराबर 4 लिखा है, कौन आपको 4 देके जाता है, पहला वाला ऑप्शन देके जा रहा है 4, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन आपको 4 देके जा रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन देके जा रहा है क्या, 2 2 4, दूसरा भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा है और ये नहीं जा रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिएगा फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है बच्चों, है ना। फिलहाल में ये नहीं है ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है बच्चों, ठीक है। उसके लिए मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ। ये y = -1 यहाँ रखूंगा मैं, तो y = -1 और -1 यहाँ रखा बेटा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 -6, मतलब इस 6 बन जाएगा। अब बेटा 2 यहाँ उठा के रखूंगा, ये 2 उठा के रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2y + 2 - 4 = 0। तो 2y = 2, y = 1।
तो x का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू 1। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो बेटा, 6 और 2 8 बचे 4 और ये 0, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिएगा 59। ये तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप कर भी पाएंगे। देखिए क्या बोला है उसने, द टू एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये और ये है ना, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एज एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। चलो एक लेटेस्ट रेक्टम बना लेता हूं बच्चों। ये इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड्स पॉइंट है बच्चों, वो एक -2, 4 है और एक कितना बच्चों, -2, -4। ये लेटेस्ट रेक्टम है। और लेटेस्ट रेक्टम आप याद रखना, जैसे मैंने एक पैराबोला अगर मैंने ऐसा बनाया बच्चों, तो इस पैराबोला का ये क्या होगा, एक्सिस होगा, है ना, ये एक्सिस होगा। एक्सिस पे यहां कहीं क्या होगी बच्चों, फोकस होगी। इस फोकस से लेटेस्ट रेक्टम पास होता है। तो एक पैराबोला तो ऐसा बनेगा। फिर दूसरा पैराबोला मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि इसी को इस तरीके से बना दूं, बन सकता है एक पैराबोला ऐसा। अगर ऐसा पैराबोला मैंने एक बना दिया बच्चों, तब भी है इसकी फोकस कहलाएगी और एक लेटेस्ट रेक्टम रहेगा। ठीक है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। मतलब 2 ऐसे पैराबोला बन सकते हैं, 2 से ज्यादा पैराबोला कभी नहीं बनेंगे बच्चों, जिसमें अगर लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पॉइंट दिए हैं तो सिर्फ 2 ही पैराबोला बन सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया बच्चों इसका, 2। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है इसी का सेकंड पार्ट, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू सच अ पैराबोला। जो पैराबोला अभी हमने देखे थे, वन ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए बेटा एक काम करता हूं मैं, अगर यहां पर बोलूं तो यहां कहीं होगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन -2, 4 की है और ये वाला पॉइंट -2, 4 है। अब अगर मुझे पैराबोला बनाना है तो एक पैराबोला तो ऐसा बन जाएगा बेटा, बनेगा, और ये क्या हो जाएगा इसका फोकस मतलब एस, और दूसरा पैराबोला क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर मैं अगर इसको इधर ले जाता हूं, उधर करता हूं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कोई एक पैराबोला तो है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो 0, 0। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि एक पैराबोला जो है वो ओरिजिन से पास होगा। और अगर ये पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है y² = -4ax। इस तरीके से, इस डायरेक्शन में है तो, नेगेटिव डायरेक्शन में तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। फिर वो क्या बोल रहा है कि द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला लाइज एट -2, 0, -2 का कोई एक का फोकस। अब एक काम करिए, द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोलास लाइज एट -2, 0। तो अगर ये फोकस है, ठीक है, फोकस हो गया मतलब एस हो गया। अगर एस हो गया तो हम जानते हैं कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है बच्चों, इसका फोकस एस -2, 0 है। तो एक काम करिए, ये इसको क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है। लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता मतलब यहां तक की दूरी, ये 2 है बच्चों, ये 2 है दूरी। ठीक है, तो एक काम करिए, अगर ये दूरी 2 है तो आप मुझे ये बताओ, ये फोकस बोल रहा है वो -2, 0, तो यहां निकाल के देखो एस कितना बोल रहा है वो -2, 0। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है बच्चों, -2, 0? क्योंकि ये जो है वो लेंथ लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम एक्सिस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है बच्चों। तो ये वाली जो यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये 2 होगी, और ये भी कितनी होगी, 2, तभी तो ये 4 हुई। ठीक है, तभी तो ये क्या हुई बच्चों, 4 हुई और -4 हुई। इसका मतलब यहां तक की दूरी कितनी है, 2 है। और ये कितना लिखा है बेटा, x = -2, और y पे कितना लिखा है, 0, -2, 0। तो इसका फोकस इधर है और उसका फोकस भी कहां है बच्चों, -2, 0 पर है, -2, 0 पर है। तो -2, 0, और इसका फोकस -2, 0 पे, फोकस -2, 0 पे, दोनों का फोकस -2, 0 पर है। दोनों का फोकस कहां है बच्चों, -2, 0 पर। और ये क्या बोल रहा है कि एक का, द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला, किसी एक पैराबोला नहीं, दोनों का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर बस करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारा ये वाला सेशन आज का एंड होता है। और अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम क्लास को बाइंड अप करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।